वेलकम टू पॉलिस्टाइलेक्टिक। ये है फेमिनिज्म सीरीज़ और आप और मैं पढ़ने वाले हैं फेमिनिज्म के बारे में। फेमिनिज्म इज़ फॉर एवरीबॉडी। बेल हुक्स एक अफ्रीकन अमेरिकन ऑथर और फेमिनिस्ट। मैरी वोllstonecraft कहती हैं, आई डू नॉट विश देम टू हैव पावर ओवर मैन बट ओवर देमसेल्व्स, एक एंग्लो आयरिश फेमिनिस्ट। दोनों ही अलग प्रांत से हैं, दोनों ही अलग टाइमलाइन के हैं, पर बात दोनों ही फेमिनिज्म की करती हैं और विमेंस राइट्स की करती हैं। क्या जानते हैं आप फेमिनिस्ट के बारे में? क्या जानते हैं आप वर्ड फेमिनिज्म के बारे में? अगर नहीं भी जानते तो एक साथ एक्सप्लोर करेंगे। आइए, फेमिनिज्म सीरीज़ में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म, इट्स रूट्स, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म जो कि 4 वेव्स हैं, फिर स्ट्रीम्स ऑफ फेमिनिज्म जैसे कि लिबरल, रेडिकल, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, इको फेमिनिज्म, ब्लैक, एनार्का, फ्रेंच, पोस्ट कॉलोनियल, दलित फेमिनिज्म एंड द लिस्ट गोज ऑन। सारी लिस्ट यहाँ पर नहीं है, बट हम धीरे धीरे करके आगे आने वाले लेक्चर्स में सभी स्ट्रीम्स को कवर करेंगे। डिटेल्ड में, ब्रीफ में, जैसे भी हो सकेगा वैसे कवर करेंगे। फिर क्वेश्चन आता है फेमिनिज्म इन इंडिया का कि इसका इंडिया से क्या रिलेवेंस है, कब आया था, जब वर्ड फेमिनिज्म नहीं भी था तो क्या इंडिया में औरतों की बात की जाती थी। और फेमिनिस्ट थिंकर्स और थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो जितनी भी थ्योरीज़ हैं, मीडिया को लेके जो थ्योरीज़ हैं, साइंस और मैथ्स को लेके जो थ्योरीज़ हैं। बहुत सारे थिंकर्स हैं हमारे पास, ग्रीक थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स हैं हमारे पास, और बहुत सारे हैं। देन विमेन स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़, अब जिस भी रूप में इस स्ट्रीम को जानते हैं, इस डिसिप्लिन को जानते हैं, उस रूप में हम इसे जानेंगे। वैसे तो पहले विमेन स्टडीज़ होता था, अब इसे जेंडर स्टडीज़ बना दिया गया है। एक वाइड इंक्लूसिव टर्म ले ली गई है कि हम हर जेंडर की बात करेंगे, हम सिर्फ इकलौता विमेन के बारे में बात नहीं करेंगे। और इसके की कंसेप्ट्स हो गए, फिर इसके एम्स हो गए, स्कोप हो गया, ये कब आया था, इसकी हिस्ट्री, इस डिसिप्लिन की हिस्ट्री, इसके सेंटर्स के बारे में कि इंडिया में सेंटर्स कब आए थे, सबसे पहला सेंटर वर्ल्ड का कौन सा था, सबसे पहला सेंटर इंडिया का कौन सा था, एंड एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फेमिनिज्म में कवर कर सकते हैं। सभी चीज़ें यहाँ पर लिखकर डिटेल में जस्टिफाई करना तो नहीं हो पाया, बट जब आप आगे आगे चलेंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारी थ्योरीज़ जो हैं फेमिनिज्म सीरीज़ में देखने को मिलेंगी। चलिए आगे चलते हैं। फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म एक आइडियोलॉजी है, एक मूवमेंट है, या फिर कहें एक सोशल पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है जो प्रमोट करता है विमेंस के राइट्स को और उनकी पोजीशंस को, और ये कहता है कि जो जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं वो किसी भी इनहेरेंट बायोलॉजिकल डिफरेंस के कारण नहीं है, बल्कि वो सोसाइटी की देन है। सोसाइटी ने जेंडर असाइन किए, सोसाइटी ने पर्टिकुलर जेंडर को पर्टिकुलर रोल दिए, तो ये इनहेरेंट बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण इनइक्वालिटीज़ नहीं हैं, सोसाइटल सर्कमस्टांसेस के कारण है। फिर फेमिनिस्ट बात करती हैं पोजीशन की, कि पोजीशन क्या होनी चाहिए थी और असल में क्या है इस टाइम पे। बहुत सारे लॉज मिल गए हैं और बहुत सारे एक्ट्स पास हो गए हैं, बहुत सारे राइट्स मिल गए हैं, पर असलियत में वो राइट्स हम कितना यूज़ कर पा रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है बेसिकली। तो ग्राउंड रियलिटी की ये बात करती हैं कि ग्राउंड रियलिटी और जो तय किया गया था उसमें कितना बड़ा गैप है। अगर तो उसमें गैप है तो इसका मतलब ये है कि उस गैप से एक प्रॉब्लम जो है उत्पन्न हो रही है, हमें वो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करना है। तो प्रॉब्लम डायरेक्ट तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं, पहले हमें इस गैप को भरना पड़ेगा, ये लूप होल को ख़त्म करना होगा। इस लूप होल को जब हम ख़त्म कर देंगे तो अपने आप प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आगे चलते हैं। विमेंस एक्सपीरियंस एक बहुत पुराना एक
कहावत बनी हुई है या एक चीज़ बनी हुई है कि जो औरतें हैं वो कमज़ोर हैं, तो इनको सहारे की ज़रूरत है, इनको गाइडेंस की ज़रूरत है, और ये रैशनल नहीं है, इनमें दिमाग नहीं है, तो इन्हें गाइड करना पड़ता है। तो ये चीज़ें बनी हुई हैं, और ये अभी से नहीं है, ये एज ओल्ड व्यू है। ये अगर लेटेस्ट होता तो क्या ही कह सकते थे, पर ये जनरेशन टू जनरेशन अब तक चली आ रही है ये बात। ऐसा नहीं है, हाँ एंशियंट टाइम्स में हो सकता है कि एक बहुत पीक लेवल पे थी या एक बहुत इंटेंस लेवल पे थी, बहुत वाइडली स्प्रेड थी, पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि मॉडर्न लेवल पे या मॉडर्न सोसाइटी में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। ये आज भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही है। फिर इन्होंने 3 कैटेगरीज दी, सबऑर्डिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन। आप इनके बारे में आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, पर एक ब्रीफ ले लेते हैं। सबऑर्डिनेशन अधीनता है कि जब आप डिपेंडेंट हो जाते हो, सबमिसिव हो जाते हो, आप हर चीज़ किसी की ऑर्डर पे करते हो, तो वो सबऑर्डिनेशन है। देन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि जब आपके साथ भेदभाव किया जाता है किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी एस्पेक्ट को लेके, और वो जो डिस्क्रिमिनेशन है लेयर्स में है। जेंडर के साथ कहा जाता है कि औरतों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन चलता आ रहा है वो ऐसा नहीं है कि वो एक लेवल पर ही है, कि एक जेंडर लेवल पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। वो चीज़ रेशियल लेवल पे, कास्ट के लेवल पे, क्लास के लेवल पे, एथनिसिटी के लेवल पे वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं। फिर आता है हमारे पास ऑपरेशन। ऑपरेशन है उत्पीड़न। उत्पीड़न का मतलब ये है कि हम उड़ना तो चाहते हैं, पर हमारे पंख जो है ज़बरदस्ती बांध दिए गए हैं। तो हर चीज़ पे टोका टाकी, हर चीज़ में रोक, दबाया जाता है, हमारी आवाज़ को दबाया जाता है, हम कमज़ोर है नहीं है, पर हमें कमज़ोर बनाया जाता है। तो ये इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव वर्ड मुझे लगता है वो ये ऑपरेशन है। इनके बारे में हम विमेंस एम्पावरमेंट और अलग अलग थ्योरीज़ में, अलग अलग थिंकर्स के थ्रू और स्ट्रीम्स में भी हम अलग अलग इनको पढ़ेंगे। आगे आने वाले टॉपिक्स में हम इन्हें तीनों को देखेंगे, कवर होते हुए देखेंगे। हर जगह इनकी बात की गई है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 200 साल पहले जब फेमिनिज्म वर्ड आया भी नहीं था, तो औरतों ने ये चीज़ कह दी थी कि सबमिसिव होना तो गलत है यार। इस पर क्वेश्चन कर दिया था कि सबमिसिव, हर चीज़ के लिए हम सबमिसिव हों, हर चीज़ के लिए हमें शक्ल अपने आदमियों की देखनी पड़ती है, ये तो सही नहीं है। हर चीज़ के लिए हमें डिपेंडेंट बनाया जाता है, ये तो सही नहीं है। और इनमें सबसे जो पायनीर स्पीकर रही हैं, जो एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर रही हैं, वो है मेरी एस्टल। इनको प्रोटो फेमिनिस्ट भी कहा गया है। प्रोटो फेमिनिस्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे अपनी बात रखी जब औरतों का बोलना भी, मतलब कुछ थोड़ी सी बात रखना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो इन्होंने तो सीधा औरतों के हक की बात की थी, औरतों के कह सकते हैं विमेंस एजुकेशन की बात की थी। और इन्होंने कहा था कि ये जो इन्फीरियॉरिटी है ना, ये मेल डोमिनेंस का प्रोडक्ट है, ये और किसी चीज़ का प्रोडक्ट नहीं है। मेल डोमिनेंस है इसलिए औरतों के पास लिमिटेड एक्सेस है गुड एजुकेशन को लेके। अगर औरतों को भी सेम ही एजुकेशन मिली हो, उतनी ही क्वालिटी की, अच्छे से उन्हें एजुकेट किया जाए, तो वो इन्फीरियर नहीं है, बल्कि वो इक्वल हैं, मेल्स के इक्वल हैं, वो इन्फीरियर बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे चलते हैं, इनके बारे में धीरे धीरे आगे आगे और कवर करेंगे। बैकग्राउंड, हर स्टोरी, रूट्स। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। फेमिनिज्म क्यों आया या फेमिनिज्म कब आया? अगर बहुत फिलोसफिकल इसका जवाब दूं तो फेमिनिज्म तो तभी पैदा हो गया था जब पेट्रियार्की आ गई थी। जब पेट्रियार्की पैदा हुई तभी फेमिनिज्म पैदा हो गया था। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे पुराने टाइम के जो कुछ बातें ऐसी करते होंगे जिनके रिज़ल्ट हमें आज देखने को मिलते हैं कि फेमिनिज्म जो है हमारे पास एक एज अ होल वाइड
आइडियोलॉजी है। सबसे पहले शुरू करते हैं जॉन जैक रूसो से। तो जॉन जैक रूसो ये कहते हैं कि जो औरतें हैं वो स्टूपिड हैं और तुच्छ प्राणी हैं, फ्रिवलस, तुच्छ प्राणी, फ्रिवलस बींग्स, जिनका काम है आदमियों की सेवा करना। तो ऐसा तो नहीं है। एनलाइटनमेंट जो थिंकर्स थे वो इनजस्टिस को सिर्फ क्लास के बेस पर ही देखते थे कि जो क्लास के बेस पे इनजस्टिसेस होते हैं बस वही है दुनिया में। जेंडर नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, जेंडर इनजस्टिसेस नाम की कोई चीज़ नहीं है। औरतों को कोई उत्पीड़न नहीं सहन करनी पड़ रही है, ये सिर्फ क्लास बेस, और वो भी मेल के साथ ही होता है। ये औरतों का कोई रोल नहीं है बीच में। जो एरिस्टोटल थे, एरिस्टोटल कहते थे कि जो स्लेव्स हैं, जो गुलाम हैं, उनमें तो दिमाग ही नहीं है। फिर औरतें हैं, औरतों का जो दिमाग है वो इनऑपरेबल है क्योंकि वो काम ही नहीं करता है। और जो बच्चे हैं उनका जो दिमाग है वो अनडेवलप्ड है। इसका मतलब तो ये हो गया कि जब कल को बच्चे बड़े होंगे तो जो सिर्फ मेल बच्चे होंगे उनका दिमाग ही डेवलप होगा, वही ऑपरेबल होगा। फीमेल्स का दिमाग तो आपने बोल ही दिया कि वो इनऑपरेबल है। और एरिस्टोटल कहते हैं कि इन्हें केयर और कंट्रोल की ज़रूरत है क्योंकि ये एथिकली अनस्टेबल हैं। तो काफ़ी बड़े बड़े क्लेम्स किए हैं एरिस्टोटल, जॉन जैक रूसो और ऐसे बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने कोई ख़ास अच्छे विचार दिए नहीं हैं औरतों के बारे में। पर औरतें भी पीछे नहीं रही हैं, औरतों ने फिर अपनी आवाज़ उठाई इन चीज़ों के ख़िलाफ़, उनसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं जिन्होंने औरतों के हित की, औरतों के हक की बात की, उनकी कैपेबिलिटी की बात की। उनमें से एक हैं क्रिश्चियन दी पिज़ान। वो ये कहती हैं कि फीमेल्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए। अगर फीमेल्स को एजुकेशन मिलेगी तो वो इन्फीरियर नहीं रहेंगी, वो भी इक्वली कैपेबल हैं। जो ये विमेंस को लेके डोमिनेंट व्यूज़ बनाए गए हैं, जिनको चैलेंजिंग बनाया गया है कि नहीं औरतें तो पढ़ लिख ही नहीं सकती, इनका तो दिमाग ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आप उनको एजुकेशन दीजिए, एजुकेशन मिलेगी तो औरत क्या नहीं कर सकती, औरत सब कुछ कर सकती है। फिर जैसे हमने पहले भी पढ़ा मेरी एस्टल ये कहती हैं कि आप कहते हो कि जो औरत है वो इन्फीरियर है, तो वो जन्म से इन्फीरियर नहीं है या भगवान ने उसको बना के नहीं भेजा है इन्फीरियर। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलो अभी वो इन्फीरियर है, ऐसा नहीं है कि उसकी इन्फीरियोरिटी को ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसकी इन्फीरियोरिटी को ख़त्म किया जा सकता है। वो एजुकेशन से ही हो सकता है। एजुकेशन मिलेगी तो औरत इन्फीरियर नहीं रहेगी क्योंकि औरत के पास भी उतना ही रैशनल दिमाग है जितना मेल के पास है। तो फीमेल्स किसी से भी कम नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे फैसिलिटीज़ की एक्सेस दी ही नहीं गई है। उनमें से एजुकेशन जो है एक मेन एस्पेक्ट है। आगे चलते हैं। स्लेवरी एबॉलिश करने की बात चल रही थी अमेरिका में अलग से, फ्रांस में अलग से। एनलाइटनमेंट एरा चल रहा था अमेरिका में, फ्रांस में चल रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन। पर दोनों ने ही विमेंस को इग्नोर कर दिया, दोनों ने ही विमेंस की बात ही नहीं की। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान तो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन ऑफ द मैन, आप ये चीज़ कैच करिए कि सिर्फ मैन की बात की गई, विमेन तो कहीं है ही नहीं है स्टोरी में। विमेन को तो कंसिडर ही नहीं किया गया, इनकी लीगल पोजीशन की तो बात ही नहीं की गई। तो इनको इग्नोर्ड ही रखा, इनकी पोजीशन को, इनके सर्कमस्टांसेस को, एज अ जेंडर, एज अ ह्यूमन बीइंग ही इन्हें इग्नोर्ड ही रखा। एनलाइटनमेंट जो एरा की फीमेल थिंकर्स थी, उन्होंने ये जो लैक ऑफ इंक्लूजन है इसका बहुत क्रिटिसिज्म किया कि ऐसे नहीं दुनिया का भलाई होने वाली है, ऐसे नहीं स्लेवरी या ऐसे आप कुछ सही नहीं कर पाओगे। फीमेल्स को भी उनके राइट्स मिलने चाहिए। जब आप स्लेव्स को दे सकते हो तो फीमेल्स में क्या प्रॉब्लम है। ओलंपे दी गूश जो है उन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड फीमेल सिटीजन 1791 में, जिसमें वो बात करती हैं कि जो फीमेल्स हैं वो सिर्फ पार्टनर्स नहीं हैं,
बराबर की हकदार हैं, बेटर हाफ्स, या कह लीजिए व्हाट डू यू से, बेटर हाफ हो गया, पार्टनर्स हो गया, लाइफ पार्टनर हो गया, सिर्फ यही चीज़ नहीं है, वो इक्वल हैं, आपकी इक्वल ह्यूमन बीइंग्स हैं वो। तो आप उनको एक छोटी सी टर्म में नहीं कर सकते हो, डिफाइन नहीं कर, या एक जगह पे आप उन्हें कॉर्नर नहीं कर सकते हो कि नहीं ये बेटर हाफ्स हैं, ये आदमी की बेटर हाफ्स हैं, ये उनको सर्व करने के लिए हैं, तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमारे पास आती हैं मैरी वोस्टनक्राफ्ट। इन्होंने लिखी थी अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन 1792 में, जो कि पब्लिश की गई थी इंग्लैंड में। और इन्होंने ये बात रखी थी कि औरतों को इक्वल चांसेस मिलने चाहिए, स्कूल में, लेबर में, पॉलिटिकल एरिया, पॉलिटिकल फील्ड में, इनको हर जगह पे रिप्रेजेंटेशन इक्वल मिलनी चाहिए, क्योंकि औरत सिर्फ आदमी को सुख देने के लिए नहीं आई है दुनिया पे, और औरत भी उतनी ही केपेबल है जितने मेन है। ये भी यही चीज़ बोल रही हैं, ये कह रही हैं कि इनकी इन्फीरियोरिटी का कारण ये है कि सोसाइटी ने कभी इन्हें इम्पोर्टेंट समझा ही नहीं। इनका डम्ब होने का कारण ही यही है कि सोसाइटी ने इन्हें डम्ब बनाया। वो डम्ब है नहीं है, वो जब से पैदा हुई हैं तब से ही वो उतनी रैशनल है जितना एक मेल बच्चा रैशनल होता है, उतनी एक फीमेल बच्ची रैशनल होती है। इट्स जस्ट दैट कि एक को फैसिलिटीज़ मिली और दूसरे को मिली ही नहीं, चांस ही नहीं मिला। तो इक्वल चांस की बात करती हैं वो। बहुत सारी औरतों ने ऐसे ही आवाज़ उठाई रेवोल्यूशंस के दौरान, पर कुछ ज़्यादा असर हुआ नहीं। स्लेवरी को बहुत बार ख़त्म करने की बात की गई, पर जेंडर की कभी बात नहीं की गई। बट फिर ज़्यादा टाइम नहीं बीता जब सफ़रेज मूवमेंट हमें देखने को मिला। सफ़रेज मूवमेंट में हम 4 औरतों की हमेशा बहुत ज़्यादा बात करते हैं, एलिजाबेथ कैडी स्टेंटन, लूसी स्टोन, सूजन बी एंथनी और लुक्रेशिया मॉट की। इन 4 लेडीज़ का बड़ा प्रोमिनेंट सा रोल हमें देखने को मिलता है सफ़रेज मूवमेंट में। अब जब भी सफ़रेज मूवमेंट को कभी बहुत एक आप पीएचडी थीसिस की तरीके से पढ़ोगे ना, तो हर जगह पे एलिजाबेथ कैडी स्टेंटन, लूसी स्टोन, सूजन बी एंथनी, लुक्रेशिया मॉट, इनका नाम आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक लीडर फिगर थी इस मूवमेंट के लिए। तो ये 4 नाम जो हैं ये आप प्लीज़ याद ज़रूर रखिएगा। और एक चीज़ और कि आप टाइमलाइन ज़रूर याद रखिए। अगर आप इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कब क्या क्या चीज़, कैसे सर्कमस्टांसेस बने कि फेमिनिज़म आया, फिर फेमिनिस्ट ने क्या बातें की, फिर उसके बाद कौन सी चीज़ें ऐसी, कौन से बदलाव आए जहाँ पे विमेंस की बात ही नहीं हुई, फिर वो आगे आग कैसे बढ़ती रही, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अगर आप करोगे रट्टाफिकेशन कि यार 1730 में ये हुआ था, फिर 1912 में ये हुआ था, तो रट्टाफिकेशन नहीं चलेगी इसमें। टू बी वेरी फ्रैंक, रट्टाफिकेशन में हमेशा पेपर में जाके कन्फ्यूजन होती है, इसलिए माइंड इट, टाइमलाइन के हिसाब से चलो, पॉइंटर्स बनाइए, पॉइंटर्स बनाओ, छोटे छोटे नोट्स बनाओ, जहाँ पे आपको लगता नहीं ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा क्रूशल है इसे याद करना, तो उसको रेड पेन से, ग्रीन पेन से अपने नोट्स में नोट करो कि नहीं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आप ये चीज़ सोच के जाओगे कि अरे यार 4 यूनिट्स है, 4 यूनिट्स में से ये वाली यूनिट्स मिस कर देता हूँ तो इतने नंबर तो आ ही जाएंगे मेरे, तो वो सबसे गलत चीज़ है। क्योंकि हर एक यूनिट एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, वो आपको बाद में पता चलता है जब आप वहाँ पे आपके पास लिखने के लिए ज़्यादा मटेरियल बचता नहीं है। आगे चलते हैं। 1840 में लंदन में वर्ल्ड एंटी स्लेवरी कन्वेंशन हुआ था, तो उसकी जो थीम थी वो ये थी कि स्लेवरी को ख़त्म करेंगे, स्लेवरी ट्रेड को ख़त्म करेंगे, पर औरतों की फिर कोई बात नहीं की गई। तो उस कन्वेंशन में एलिजाबेथ कैडी स्टेंटन और लुक्रेशिया मॉट ये दोनों वहाँ पे प्रेजेंट थी, एक एज अ डेलीगेट उन्होंने अटेंड किया था। लेकिन जब इन्होंने कोशिश की कि जब स्लेव्स की बात हो गई है, विमेन की बात हम रख सकते हैं, तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया। कारण कि आप औरतें हैं,
आप बोलेंगे तो टाइम ही वेस्ट होगा, हमने कोई आपकी बात सुननी तो है नहीं है, कुछ रैशनल तो आपने बोलना नहीं होगा। तो इन्हें बोलने नहीं दिया गया, ये काफ़ी ऑफेंड हुई इस बात से। फिर ऐसा नहीं था कि कोई भी कन्वेंशन होता था तो इन्हें बोलने नहीं दिया जाता था। छोटे छोटे लेवल पे कई बारी कन्वेंशंस या कोई प्रोटेस्ट होते थे तो वहाँ पे विमेंस हमेशा अपनी एक स्पीच या कुछ प्रेजेंट करती ही करती थी। जैसे कि टेम्परेंस मूवमेंट एक बहुत ज़रूरी समझा जाता है। टेम्परेंस मूवमेंट आप करना चाहें रेफ़र तो आप कर सकते हैं टेम्परेंस मूवमेंट के बारे में। मैं इधर लिख देती हूँ टेम्परेंस मूवमेंट, TEMPERANCE और आगे मूवमेंट। टेम्परेंस मूवमेंट तो काफ़ी टाइम से चला आ रहा था और ये किस चीज़ के लिए था? अल्कोहल एडिक्शन के लिए, कि आदमी दारू पी के बहुत गन डालते हैं, फाइनेंशियली सब कुछ ख़राब करते हैं, फैमिली लाइफ ख़राब करते हैं, बाहर बहुत कुछ अनसिविलाइज्ड करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी था टेम्परेंस मूवमेंट। इनिशियली टेम्परेंस मूवमेंट वालों ने ये बात की थी कि अगर ठीक है आपको पीनी भी है तो आप लिमिटेड अमाउंट की पीजिए, ऐसे नहीं कि पूरी पूरी बोतल पी गए और फिर आपको होश नहीं है आप क्या कर रहे हैं। पर जब उन्हें लगा कि हमने तो थोड़ी लीनियंसी दिखा दी, ये तो थोड़ी अमाउंट को भी ऐसा समझ रहे हैं कि अच्छा हम तो बेवकूफ़ी हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अल्कोहल को तो बंद ही करना है, थोड़ी अमाउंट भी नहीं, हम कहते हैं एक तुपका भी जहर का नहीं अंदर जाना चाहिए। तो टेम्परेंस मूवमेंट में और औरतें ज़्यादा पीड़ित होती थी तो औरतों की आवाज़ ज़्यादा गूंजती थी उस टाइम पे इस मूवमेंट में। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहानी ये हुई कि एलिजाबेथ केडी स्टेनटन जो हैं वो सेनेका फॉल्स न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाती हैं। एलिजाबेथ और लुक्रेशिया मिलकर ये डिसाइड करती हैं कि हम अपनी एक विमेंस की कन्वेंशन बनाते हैं, कि बहुत हो गया, हमने बहुत आदमियों के ऊपर डिपेंड होके देख लिया कि शायद ये हम औरतों की कभी बात करेंगे या हमें कभी बोलने का मौका देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, हम क्यों ना खुद की ही अपनी एक कन्वेंशन बनाएं। तो उन्होंने कन्वेंशन अपनी बनाई, दैट वाज सेनेका फॉल्स कन्वेंशन। सेनेका फॉल्स कन्वेंशन 5 औरतों के कारण जो है ऑर्गेनाइज, 5 औरतों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। एलिजाबेथ केडी स्टेनटन, लुक्रेशिया मॉट, मैरी एम क्लिंटॉक, मार्था कॉफिन राइट और जेन हंट। इन्होंने मेनली बात की थी सोशल, सिविल और रिलीजियस कंडीशन और राइट्स ऑफ वुमेन पे, कि विमेंस की जो सोशल, सिविल और रिलीजियस कंडीशंस हैं वो कोई ज़्यादा अच्छी है नहीं है, क्योंकि उन्होंने 16 इन्होंने एक वो था डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स एंड रेजोल्यूशन, इसमें जो सेंटिमेंट्स हैं 16 सेंटिमेंट्स इन्होंने जो हैं एज अ स्पीच, एलिजाबेथ केडी स्टेनटन ने अपनी स्पीच में, ये 2 दिन चला था कन्वेंशन, ये कन्वेंशन 2 दिन चला था और 2 दिन में जो सबसे पहला दिन था वो सेंटिमेंट्स पे था, 16 सेंटिमेंट्स जो है वहाँ पे बताए गए थे। अगले दिन रेजोल्यूशन की बात की गई थी, 12 रेजोल्यूशन दिए गए थे, जिसमें से खुशी खुशी 11 एक्सेप्ट पहले कर लिए गए थे, 12वें के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। 100 सिग्नेटरीज थे उसमें, और जो ये कन्वेंशन थी 300 अटेंडीज थे इस कन्वेंशन के, जिसमें से क्या कहते हैं 40 जो है वो मेल मेंबर्स थे। फ्रेडरिक डगलस भी एक इसमें से अटेंडी थे। सेनेका फॉल्स कन्वेंशन ज़रूरी है, इसे आप इम्पॉर्टेंट लिख के आगे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, रेड पेन से इसको सर्कल आउट कर लीजिए, जैसे भी आप करना चाहते हैं कर लीजिए। सेनेका फॉल्स कन्वेंशन ज़रूरी है। सेनेका फॉल्स कन्वेंशन में बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं, अगर आप पढ़ भी लोगे तब भी कई बार जब आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हो कि इसकी क्या स्टोरी है, तब भी कन्फ्यूजन रहती है डेट्स को लेके या छोटी छोटी बीच बीच में जो डिटेल्स हैं उसको लेके। तो प्लीज़ डोंट मिस आउट दोज पॉइंट्स, इसको अच्छे से आप प्लीज़ पढ़िएगा। तो चलिए आगे चलते हैं।
आगे 1848 में ही मैरिड विमेंस प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो पास किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि राइट टू रिटेन इनहेरिटेड फंड्स का तो हम इन्हें ग्रांट कर रहे हैं विमेंस को राइट, लेकिन जो विमेंस की इनकम है वो तो आदमियों के हाथ में ही जा रही थी, तो ये तो एक्ट आधा अधूरा था, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। फिर करते गए बात करते गए, सफ़रेज मूवमेंट था तो वोट सफ़रेज की बात चल रही थी, तो राइट टू वोट की बात चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी बातें साथ ही साथ चल रही थी। 16 इनजस्टिसेस की बात की गई थी, 12 रेजोल्यूशंस की बात की गई थी। 1850 में सबसे पहला नेशनल विमेंस राइट्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया लूसी स्टोन ने वर्सेस्टर में, मैसाचुसेट्स में। 1852 में सूजन बी ने उनका पहला विमेंस राइट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया सिराक्यूज़ में। अब आप देख रहे हैं 1848 में चाहे मैरिड विमेंस राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट तो हो गया, लेकिन अभी सारे हक मिले नहीं थे, तो कैसे कैसे कन्वेंशन होती गई, लोगों को जोड़ा गया। 1850 में कन्वेंशन की लूसी स्टोन ने, 1852 में सूजन बी एंथनी ने, फिर 1853 में इन्होंने विमेंस राइट्स के लिए फिर से कैंपेन किया। फिर जो मैरिड विमेंस प्रॉपर्टी एक्ट था वो फिर से पास किया गया सभी अमेंडमेंट्स के साथ 1860 में। 1853 से लेके 1860 तक कैंपेन करते रहे, 1860 में जाके दोबारा से जो ये एक्ट है वो पास किया गया सभी अमेंडमेंट्स के साथ कि अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो जो इनहेरिटेड फंड्स हैं वो भी इन्हीं की प्रॉपर्टी है, जो ये कमा रही हैं वो भी इन्हीं की प्रॉपर्टी है, ताकि किसी भी तरीके से लूप होल ना रहे, इनकी फाइनेंशियल फ्रीडम बनी रहे। 1865, Susan and Elizabeth were hoping the government would address the concerns of women's suffrage. At the time, Lincoln enacted the 13th Amendment outlawing slavery. पर ऐसा हुआ नहीं। 13th अमेंडमेंट में उन्होंने सोचा कि स्लेवरी को ख़त्म करने की बात हो रही है तो विमेंस की सफरेज की भी बात होगी, नहीं हुई। 1866 में अमेरिकन इक्वल राइट्स एसोसिएशन बनी, जिसमें कहा गया कि सब के लिए राइट्स मांगे जाएंगे और कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी बेस पे नहीं की जाएगी। पर फिर हम देखते हैं कि इस कैंपेन में एक स्प्लिट होता है, अफ्रीकन अमेरिकन मेन और विमेन अलग से। देखिए, अफ्रीकन अमेरिकन मेन की कैटेगरी अलग है और ये जो विमेंस की कैटेगरी है इसमें अफ्रीकन अमेरिकन विमेन नहीं गिनेंगे आप, अपर मिडिल क्लास वाइट विमेन की यहाँ पे बात हो रही है। तो जो ब्लैक्स थे वो अलग हो गए थे और ब्लैक मेल्स जो थे वो अलग हो गए थे और विमेन जो थी उनको अलग कर दिया गया था। तो मतलब स्प्लिट हो गए थे ये, अलग तो क्या ही करना था। 1868 में 14th अमेंडमेंट जो है वो 14th अमेंडमेंट के साथ स्लेव्स को इक्वल राइट्स भी मिले, सिटीजनशिप भी मिली। अब वो स्लेव्स थे मेन, एनस्लेव्ड मेन जितने थे उनको इक्वल राइट्स भी मिले और उनको सिटीजनशिप भी मिली, तो ये तो सही नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं कि अच्छा विमेंस ने पिटिशन किया और कि आपने विमेंस को क्यों एक्सक्लूड रखा इस अमेंडमेंट में से, पर फेलियर हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ अगर पिटिशन लगाया भी तो। पर ये जो 1868 में अमेंडमेंट पास हुई और ये इक्वल राइट्स मिले एनस्लेव्ड मैन को, इससे क्या झगड़ा क्या बढ़ा कि जो हम देखते हैं अमेरिकन इक्वल राइट्स एसोसिएशन है वो बंट के AWSA और NWSA में स्प्लिट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ये जो कैंपेन चला था, कंसास में कैंपेन चला था कि हम अफ्रीकन अमेरिकन मेन जो स्लेव्स हैं उनकी भी हम वोटिंग राइट्स मांगेंगे, उनके लिए भी हम वोटिंग राइट्स और इक्वल राइट्स और सिटीजनशिप मांगेंगे और विमेन के लिए भी मांगेंगे। तो एलिजाबेथ केडी स्टेंटन और सूजन बी एंथनी का जो
रुख था वो एक साइड था, वो इसके अगेंस्ट थी। लूसी स्टोन और हेनरी ब्लैकवेल वो एक और थी, तो आपस में स्प्लिट हो गया, तो 4 जने बट गए। ये हुआ 1868 में। तो फिर 1868 में ये जब अमेंडमेंट पास हुई तो आगे और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ी, घटा तो कुछ भी नहीं। पर फिर 1890 में इवेंचुअली हम देखते हैं कि एक नेशनल अमेरिकन विमेंस सफरेज एसोसिएशन बनती है। वो क्या था? वो AWSA और NWSA का एसोसिएशन था, आपस का गठबंधन था। इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, जो AWSA है वो स्टेट लेवल पे करना चाहती है और जो NWSA है वो फेडरल लेवल पे करना चाहती है, तो ठीक है हम दोनों ही एस्पेक्ट्स को लेके चलते हैं, एक अलायंस बना लेते हैं और दोनों ही लगते हैं, दोनों अपना अपना काम करते हैं, अलग अलग काम तो क्या करना। तो एक नेशनल अमेरिकन विमेंस सफरेज एसोसिएशन बनी थी तब। ये एक ज़रूर याद रखिएगा, ICW द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ विमेन। फर्स्ट मीटिंग इसकी वॉशिंगटन में हुई थी 1888 में। इसी के बराबर कल को कंफ्यूजन होती है NCW में और नाव में, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से, मतलब किसी भी चीज़ को हमें कंफ्यूज नहीं करना है। फिर आगे आते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल के बाद औरतों को वोटिंग राइट्स मिलने शुरू हुए। सबसे पहली कंट्री जिसने वोटिंग राइट्स दिए फीमेल को वो थी न्यूजीलैंड। 1893 में इन्हें वोटिंग राइट्स मिल गए थे। ऑस्ट्रेलिया ने 2 फेजेस में वोटिंग राइट्स दिए। पहले तो उन्होंने विमेंस को दे दिया, पर उसमें भी एबोरिजिनल विमेंस को नहीं दिया था। फिर इन्होंने 1962 में एबोरिजिनल विमेंस को भी वोटिंग राइट्स दिए। अमेरिका ने 1920 में फेडरल लेवल पर, नेशनल लेवल पर औरतों को वोटिंग राइट्स दिए। आगे चलते हैं। कंसर्न्स क्या थे सफरेज मूवमेंट के? कंसर्न्स थे एजुकेशन, मैरिज एंड एम्प्लॉयमेंट। सारा फोकस था राइट टू वोट पे। इन्हें लगा कि अगर राइट टू वोट मिल गया ना, इसका मतलब ये है कि ये तीनों चीज़ें ही हमारे हाथ में है, एजुकेशन, मैरिज, एम्प्लॉयमेंट। पर ऐसा होता नहीं, हुआ नहीं, मतलब होता नहीं हुआ नहीं, पर ऐसा हुआ नहीं। और इनका अजम्पशन ये था कि ये जो लोग हैं, ये जो मेल्स हैं सोसाइटी के, या जो सोसाइटी है, इन्होंने जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है ना उसको बड़ा नेचुरल ले लिया है कि अरे ये तो नेचुरली ही इन्फीरियर है। ऐसा नहीं होता है, हम तो नेचुरली ही रैशनल थे। ये तो आप हैं जो हमें बता रहे हैं कि हमें कुदरत ने ही वीक बना के भेजा है। तो बायोलॉजिकल डिफरेंस को सोसाइटी ने नेचुरल ले लिया, इन्होंने ये अज्यूम किया था। आगे हम पढ़ेंगे फेमिनिज्म की वेव्स के बारे में। फेमिनिज्म की 4 वेव्स हैं। सबसे पहली वेव के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली वेव हमारी 1848 से लेके 1920 तक चली, और यहाँ बजी हमारी घंटी कि 1848 से लेके 1920 तक चला था सफरेज मूवमेंट। तो फर्स्ट वेव इज इक्वल टू सफरेज मूवमेंट। अगर आपने सफरेज मूवमेंट याद कर ली तो आपकी फर्स्ट वेव भी आपको याद हो जाएगी। इन्फ्लुएंशियल राइटर्स कौन थे? मैरी वोllstonecraft, जिन्होंने लिखी थी विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। प्रोमिनेंट फिगर्स कौन थी? एलिजाबेथ कैरी स्टेनटन, लुक्रेशिया मॉथ, सूजन बी एंथनी, लूसी स्टोन। ये प्रोमिनेंट फिगर्स थी। फर्स्ट वेव का जो दौर था वो सफरेज मूवमेंट का दौर था। सेनेका फॉल्स कन्वेंशन हुई थी जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स एंड रेजोल्यूशन हुआ था। 16 सेंटिमेंट्स थे, 12 रेजोल्यूशंस थे। और ये जो मूवमेंट है US, UK, कनाडा, ये वाली साइड, ये थ्रू आउट दीज 3 स्टेट्स कह रही हूँ, थ्रू आउट दीज 3 कंट्रीज, ये थॉरली ये जो वेव थी वो पूरे पुरजोर अपने उस पर थी, पुरजोर
चलो एनीवेज, ये शब्द नहीं आ रहा है मेरे मुंह में। फोकस इनका क्या था? राइट टू वोट था, फुल सिटीजनशिप लाइक मैन। इनको लगा कि अगर ये मिल गया तो हमें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, मैरिज पे होल्ड मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। फिर से एक चीज़ से ऐसा नहीं होता कि आपको बाकी सभी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ पीछे रह ही जाएगी। फर्स्ट वेव के दौरान जेएस मिल जो थे, जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रपोजल रखा था कि विमेंस को राइट टू वोट मिलना चाहिए। ये उस टाइम पे रिजेक्ट हो गया था, इनको डिफीट मिली थी। तो इन्होंने अपनी वाइफ के साथ, हैरियट टेलर मिल के साथ एक ऐसे लिखा था, को ऑथर किया था, सब्जेक्शन ऑफ विमेन 1869 में। तो छोटी सी है वैसे ये सब्जेक्शन ऑफ विमेन, कभी आपको मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा, अच्छी है, बहुत बहुत छोटी सी है, बहुत छोटा सा ऐसे है। नेक्स्ट चलते हैं। एजम्पशन हमने पढ़ा अभी पीछे कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस वर टेकन एज नेचुरल। करना क्या चाहते थे? स्प्रेड ऑफ विमेंस कॉन्शियसनेस, मैरिड विमेंस एक्ट, राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1860 में इन्होंने अचीव किया, और ओपनिंग ऑफ हायर एजुकेशन फॉर विमेन, ये भी हुआ इनके साथ। फिर वाइडनिंग ऑफ एक्सेस टू प्रोफेशन सच एज मेडिसिन। पहले कहते थे बस ये नैनी का काम कर सकती हैं, ये नर्सिंग का काम कर सकती हैं, जो फेमिनिन जॉब्स थी सभी वही उनको देते थे। लेकिन उसके बाद ऑप्शंस खुले तो ऑप्शंस में मेडिसिन और बहुत सारी फील्ड्स जो हैं उनका एक्सेस इन्हें दिया गया। राइट टू वोट हमने पढ़ लिया कि कौन सी कंट्री ने कब दिया था, 1920 में। इसी के साथ जो वेव है वो ख़त्म हो जाती है, हमारी फर्स्ट वेव। पर इस वेव में कुछ लिमिटेशंस थी, यही लिमिटेशन सफरेज मूवमेंट की भी हैं, तो ज़रा ध्यान से। लिमिटेशंस क्या थी कि वाइट मिडिल क्लास विमेन के अराउंड ही घूम रही थी, मतलब विमेन ऑफ कलर की तो बात ही नहीं हो रही थी इसमें। अगर ब्लैक मेन की बात हो रही थी तो ब्लैक विमेन भी तो थी, अफ्रीकन अमेरिकन विमेन भी तो थी वहाँ पे, उनकी बात क्यों नहीं कर रहे थे? solely focused on right to vote, issue of difference within the category of women। इन्होंने ये चीज़ कंसिडर ही नहीं की कि जो अगर आप सिर्फ वाइट विमेन की भी अगर बात कर रहे हो तो वो होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, वो हेटरोजीनियस ग्रुप है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर एक में हैं, हर एक के सर्कमस्टांसेस अलग हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा इंडिविजुअल हो जो कोई ऐसी वाइट विमेन हो जो क्लास के कारण भी तंग हो रही हो। फिर आगे हम देखते हैं लिमिटेड इन्फ्लुएंस एट गेनिंग राइट, लिमिटेड इन्फ्लुएंस आफ्टर गेनिंग राइट, सॉरी भाई मैं कह रही हूँ, मैं तो गलत पढ़ रही हूँ। लिमिटेड इन्फ्लुएंस आफ्टर गेनिंग राइट, इसका मतलब क्या है कि एक बारी राइट मिल गया उसके बाद तो इन्होंने कोई प्रवास ही नहीं करी, इन्होंने अपने बड़े हाथ लूज से छोड़ दिए कि ले राइट टू वोट मिल गया मतलब बहुत सोने का अंडा हाथ लगा अब तो। पर ऐसा नहीं था, इन्हीं लिमिटेशंस के साथ आई सेकेंड वेव। सेकेंड वेव में हम पहले देखते हैं लिबरल अप्रोच। पहले तो कुछ टाइम जो है लिबरल अप्रोच फर्स्ट वेव वाली थोड़ी ठंडी पड़ जाती है, पर फिर 1960s के दौर में फिर से लिबरल अप्रोच आती है, पर सेकेंड वेव के रूप में आती है, जिसमें जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं वो जो पहले के कंसर्न्स थे एजुकेशन, मैरिज, अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़, उसकी एक वाइडर स्पेक्ट्रम में बात करती हैं। फिर 1966 में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विमेन की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद बेटी फ्रीडन की एक बुक आती है फेमिनिस्ट मिस्टीक, और लग जाती है आग, और ये आग फैल जाती है। इसी आग के फैलते ही रेडिकल अप्रोच जो है वो शुरू हो जाती है। अब रेडिकल जो लोग हैं वो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट हैं, मतलब अगर उन्होंने सोच लिया कि ये काला है तो मतलब वो काला है, उनके लिए ग्रे कलर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता।
कहीं भी नहीं, उनके लिए कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है, मतलब वो बहुत एक्सट्रीम में जाके सोचती थी। एक प्रोटेस्ट हुआ मिस अमेरिका ब्यूटी कॉन्टेस्ट को लेके। इन्होंने कहा कि विमेंस को एज एन ऑब्जेक्ट पोर्ट्रे किया जाता है, विमेन की बॉडी को एज एन ऑब्जेक्ट पोर्ट्रे किया जाता है, बिकिनीज डाल रही हैं, लिपस्टिक लगा रही हैं, तो यू आर नॉट अ टॉय, यू आर नॉट एन ऑब्जेक्ट। मतलब आपको कोई इतनी ज़्यादा नेसेसिटी है नहीं है कि अगर आप पे थोप दिया गया है कि लिपस्टिक लगाना औरत का धर्म है और ड्रेस डालना औरत का धर्म, मतलब उन्होंने फेमिनाइन चीज़ों को नकारना शुरू कर दिया। एक और इस प्रोटेस्ट का नाम था फ्रीडम क्रैश कैन ब्रा बर्नर्स। सच में नहीं ब्रा को आग लगाई थी वो। कई बारी हमारी मम्मियाँ कहती हैं ना, कोई वो चीज़ हमें देती हैं और हम वो वेस्ट कर देते हैं या कुछ भी, तो वो कहती हैं, मतलब वेस्ट कर देती हैं, हम ख़राब कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो वो बोलती हैं सारी मेहनत को आग लगा दी। तो असली में थोड़ी आग लगाई है, असली में नहीं आग लगाई है। फ्रीडम क्रैश कैन का मतलब ये था कि जितनी आइटम्स थी, लिपस्टिक्स, मेकअप, जितनी फेमिनिन आइटम्स थी, उन सब को क्रैश कैन में डंप कर दिया फेमिनिस्ट ने कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ब्रा डालने की ज़रूरत नहीं है, हमें लिपस्टिक्स की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप में ही बहुत सुपीरियर हैं, हम बहुत सुपीरियर हैं मेन से, हमारी एक डिस्टिंक्ट क्वालिटी है। तो हमें कोई भी ये चीज़ नहीं कह सकता कि नहीं अगर मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई तो मैं सुंदर नहीं हूँ। तो उन्होंने वो चीज़ें डंप करनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा कि विमेन जो हैं वो ऑप्रेस्ड हैं, डिस्क्रिमिनेटेड नहीं है, विमेन ऑपरेशन फेस कर रही हैं, विमेन चाहती हैं कि वो बाहर निकल के आएँ, वो भी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें, पर नहीं, उन्हें दबाया जाता है। वो चाहती हैं अपनी प्रॉब्लम्स को बयान करना, पर नहीं, उन्हें दबाया जाता है। ऑपरेशन, रिस्ट्रिक्शन इन प्राइवेट स्फीयर। फर्स्ट वेव वालों ने ये चीज़ नहीं सोची। फर्स्ट वेव वालों ने कहा राइट टू वोट मिल गया तो मतलब सब कुछ मिल गया, पर आप वोट डालने बाहर तभी जाओगे अगर घर से बाहर आपको निकलने दिया जाएगा ना, या अगर आपको कहा गया कि नहीं आप इलेक्शंस में खड़े नहीं हो सकते, या नहीं तुम पढ़ाई करने नहीं जाओगी, तो वहीं बैठ जाती थी औरत। क्यों? क्योंकि सबऑर्डिनेटेड थी, सबऑर्डिनेशन दिमाग में थी उसके, उसको सबऑर्डिनेट किया नहीं जा रहा था, पहले किया जा रहा था, पर वो सबऑर्डिनेट इतनी ज़्यादा एम्बेड हो गई कि वो चीज़ नेचुरली हो गई उनके लिए। अब जो भी कुछ होता था तो वो बोलती थी कि नहीं मेरे पति ने मना कर दिया, हाँ मुझे पता है मेरे पास राइट्स हैं, पर मेरे पति ने मुझे मना कर दिया है तो मैं नहीं इसमें पंगा लेना चाहती, ऐसे मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो सबऑर्डिनेटेड थी। ऑपरेशन का जो निकाला वो रेडिकल फेमिनिस्ट ने निकाला कि नहीं, डिस्क्रिमिनेटेड नहीं है, ऑपरेस्ड है, मेल डोमिनेंस है, और ये उस मेल डोमिनेंस से ऑप्रेस होके सबऑर्डिनेट हो चुकी हैं। तो पहले तो प्राइवेट स्फीयर में ही दबा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोई बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, पर अगर कोई है भी है तो विमेन सुपीरियर है। फिर इन्होंने कहा कि जेंडर का ना एक कल्चरल कंस्ट्रक्शन बना हुआ है कि अगर ये औरत है ना तो उसको इसी तरीके से रहना चाहिए, जेंडर रोल्स असाइन कर दिए गए। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे जेंडर रोल्स के। इन्होंने कहा कि पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती है। तो पहली वाली फर्स्ट वेव वालियों ने ये तो नहीं बोला था कि पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती है, उन्होंने मेल्स को एक स्टैंडर्ड मान लिया था। अच्छा, रेडिकल फेमिनिस्ट ये कहती थी कि जो फर्स्ट वेव वाली है ना, उन्होंने मेल्स को स्टैंडर्ड बना लिया है कि अगर एक आदमी 80% लेता है तो वो एक स्टैंडर्ड परसेंटेज है, इतनी तो लेनी है। अगर 80 से ऊपर ले ली फिर तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, पर स्टैंडर्ड है कि जो मेल्स करते हैं ना वो एक स्टैंडर्ड आइडियल वो फिगर है,
तो उतना तो हमें करना ही है, तो हम उनकी इक्वल्स हैं। रेडिकल कहती थी कि नहीं, तुम उससे ज़्यादा सुपीरियर हो, मेल्स किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड नहीं है, मेल एक स्टैंडर्ड फिगर नहीं है, एक आइडियल फिगर नहीं है। तो अपने अंदर की डिस्टिंक्टनेस को समझो और इस ऑपरेशन से बाहर निकलने की कोशिश करो। और उसने, रेडिकल फेमिनिस्ट ने बात रखी पब्लिक प्राइवेट डिवाइड की। उसने कहा कि सिर्फ पब्लिकली ही वो ऑप्रेस नहीं है, सबसे पहले तो वो प्राइवेट स्फीयर में ही ऑप्रेस्ड है, प्राइवेट स्फीयर से ही बाहर नहीं निकाला जाता। उन्होंने नारा दिया सिस्टरहुड का कि सिस्टरहुड, हम एक दूसरे के साथ हाथ जोड़ के चलते हैं कि भाई तुम भी उतनी परेशान हो, मैं भी उतनी ही परेशान हूँ, चलो बहन बहन चारा बनाते हैं। तो ये हुआ। इनका जो एम था वो सेक्सिज्म ख़त्म करना था और जेंडर ऑपरेशन ख़त्म करना था। तो सेक्सिज्म और जेंडर ये दोनों अलग टर्म्स हैं, इनको प्लीज़ कंफ्यूज नहीं करना कि सेक्सिज्म भी तो वही है, जेंडर ऑपरेशन भी तो वही है, तो सेम नहीं है, दोनों चीज़ें अलग हैं। हम की कंसेप्ट्स में पढ़ेंगे। आगे आता है ऑपरेशन इज़ यूनिवर्सल एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। ऑपरेशन सबका एक जैसा होता है, अगर उसको थप्पड़ पड़ा है तो मुझे भी थप्पड़ ही पड़ा होगा। अगर उसके साथ डाउरी को लेके कलेश हुआ है तो मेरे साथ भी डाउरी को लेके कलेश हुआ होगा, ज़रूरी तो नहीं है ना। तो इन्होंने ये चीज़ रखी, पर ये चीज़ आगे जाके इनकी लिमिटेशन बनती है। फिर विमेन कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन अ सोसाइटी विच इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल मेड बाय मेन। ये कहती, अच्छा मैंने आपको बोला कि एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो ये कहती हैं कि औरत तो सोसाइटी में अकोमोडेट ही नहीं कर सकती जिसके प्रिंसिपल्स जो हैं वो मेल्स द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो ये सही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। विमेन कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन अ सोसाइटी विच इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स मेड बाय मेन। विमेंस की भी बात रखी जानी चाहिए, विमेंस का पर्सपेक्टिव भी लिया जाना चाहिए, मेल रूल्स पे नहीं चल सकती ये सोसाइटी। विमेन आर डिफरेंट फ्रॉम मेन इन क्वालिटीज एंड नेचर, विमेन आर सुपीरियर एंड दे शुड मेंटेन देयर डिस्टिंक्ट नेचर। आ गया, इसको रेड से करते हैं मार्क, ब्लू से तो कर लिया। तो विमेन आर सुपीरियर, दे शुड मेंटेन देयर डिस्टिंक्ट नेचर, जैसे कि मैंने आपको बोला था। अच्छा, कैरेक्टराइज्ड फॉर स्ट्रगल, क्या स्ट्रगल्स इन्होंने किस चीज़ के लिए स्ट्रगल किया, क्या क्या रखा इन्होंने, इक्वल पे, इक्वल राइट एट वर्क प्लेस, बेटर रिप्रेजेंटेशन एट पब्लिक बॉडीज़ लाइक पार्लियामेंट। तो ये इन चीज़ों के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। देन इश्यूज़ इन्होंने क्या क्या रेज किए, रेजिंग कॉन्शियसनेस अबाउट पेट्रियार्की के, बहन पेट्रियार्की नाम की भी एक चीज़ होती है, और बर्थ कंट्रोल और अबॉर्शन को लीगलाइज किया जाए। अभी भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अबॉर्शन को लीगलाइज नहीं किया, बहुत मतलब ये एक तरीके का कंटेम्प्रेरी इशू है अबॉर्शन। अटेनिंग इक्वल राइट्स इन एजुकेशन एंड पॉलिटिकल रेप, पढ़ाई का आपने राइट दे दिया, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अच्छे अच्छे खोल दिया औरतों के लिए, पर आपने बाहर जाने दिया नहीं जाने दिया। पॉलिटिकल राइट्स दे दिया आपने, वोट देने तो आप जाने नहीं दे रहे हो। राइट टू वोट का मैं क्या करूं जब वो कागज़ का टुकड़ा थोड़ी मुझे अपने पास रखना है कि विमेंस के पास राइट टू वोट है, अरे बाहर भी जाने दो। तो इक्वल राइट्स चाहिए हमें एजुकेशन और पॉलिटिकल रेम में प्लीज़। फिर ये कहती हैं कि गेनिंग लिबरेशन फ्रॉम द डोमिनेशन बाय मेन, ये भगवान बचाए इनसे, ये जो लोग, ये जो आदमी इतना दबा के रखते हैं, भाई इससे लिबरेशन चाहिए हमें, ये इसको और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं। इक्वालिटी इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर, कि अगर पब्लिक स्फीयर में मेरे को तुमने दीदी बोल दिया तो प्राइवेट स्फीयर में भी दीदी ही बोलना, वहाँ जाके अगर मेरे को गाली दी है तो मैं सिर फोड़ूंगी। काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट थी ये लोग, बहुत ज़्यादा वायलेंट होती थी, मतलब ये एक्सट्रीम लेवल पे सोचती थी, एक्सट्रीम लेवल पे बेधड़क लिखती थी और बेधड़क सोचती थी। स्लोगन था पर्सनल इज पॉलिटिकल,
कि अगर पर्सनल लाइफ में कुछ गंद चल रहा है तो वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है, वो किसी का पर्सनल मुद्दा नहीं है कि उसको पर्सनल मुद्दा बोल के आप वहीं पे उसको कंडेम कर दो। वो ज़रूरी है, वो चीज़ आप कंडेम नहीं कर सकते। लिमिटेशंस क्या थी इसकी? डिड नॉट मीट द नीड्स ऑफ ऑल विमेन, टेंडेंसी टू अज्यूम ऑल विमेन हैड द सेम नीड एज अपर क्लास विमेन। कौन सी? वाइट वाली। अब वही मैंने आपको बोला, ऑपरेशन इन्होंने बोला कि यूनिवर्सलाइज कर दिया और एक ही तरीके का शेयर्ड एक्सपीरियंस है, तो ऐसा नहीं है। टेंडेंसी टू अज्यूम ऑल विमेन हैड द सेम नीड, सभी को सेम चीज़ नहीं चाहिए। हो सकता है किसी के साथ डाउरी के लिए कलेश चल रहा है, किसी के साथ अडल्ट्री को लेके कलेश चल रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं जिस पे सेक्सुअल हरासमेंट हो सकती है, मॉलेस्टेशन हो सकती है। हर एक विमेन का अलग एक स्टोरी है, तो आप सेम बेसिस पे आप डिफाइन नहीं कर सकते हो विमेन की प्रॉब्लम को। नेक्स्ट आता है निगलेक्टेड डिफरेंसेस बेस्ड ऑन रेस एंड एथनिसिटी। तो इन्होंने सिर्फ जेंडर लिया, इन्होंने और किसी चीज़ को नहीं लिया, इन्होंने और किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को डिफरेंस को इंक्लूड किया ही नहीं, इंक्लूसिव सा नहीं किया। इन्होंने जर्नलाइज और यूनिवर्सलाइज कर दिया ऑपरेशन को कि अच्छा वो ब्लैक विमेंस है ना, या वो मैक्सिकन विमेंस है ना, अरे एशियन विमेंस के साथ भी यही होता होगा। तो ऐसा नहीं होता है। जो तुम्हारी कहानी है बहन, वो मेरी कहानी नहीं है। नेक्स्ट, फेल्ड टू कनेक्ट विद दी लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन। वैसे ये सेम ही चीज़ हो गई है कि समझ नहीं पाई वो मेरी गाथा, मेरी बहन मेरी बात समझ नहीं पाई, एम्पथेटिक नहीं हो पाई मेरी कहानी से। उसे लगा कि अरे तुम खामखा ऐसे रो रही हो, तुम्हें क्या ही मालूम है, मेरे को भी सेम ही प्रॉब्लम है। चलो, लिमिटेड टू एकेडमिक एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है थेरेटिकल काम ज़्यादा था। थेरेटिकल काम ज़्यादा कैसे था कि रेडिकल मूवमेंट के दौरान या रेडिकल अप्रोच में ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग्स पे ध्यान दिया गया था। आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी राइटर्स हैं, बेटी फ्रीडन है, केट मिलेट है, शुलामित फायरस्टोन है, और बहुत सारी फीमेल्स हैं जिन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू बातें आगे रखी। उसके अलावा तो कुछ खास हुआ नहीं। एक सिर्फ ब्रा बर्नर हुआ था, फ्रीडम क्रैश कैन, पर उसके अलावा जितना भी काम हुआ वो रिटन वर्क था। सिमोन de beauvoir ने सेकंड सेक्स लिखी, बेटी फ्रीडन, फिर ग्लोरिया स्टाइमन, केट मिलेट, जूलियट मिशेल, शुलामित फायरस्टोन और बहुत सारी ऐसी फीमेल राइटर्स, फेमिनिस्ट राइटर्स थी जिन्होंने सिर्फ काम जो है राइटिंग में किया। उन्होंने ऑन द फील्ड कुछ ज़्यादा काम नहीं किया। थर्ड वेव आती है इसी के साथ। लिमिटेशंस जहाँ इनकी ख़त्म होती है वहाँ उनका आगमन हो जाता है। थर्ड वेव का जो है उसे इंटरसेक्शनैलिटी भी कहते हैं। अच्छा, थर्ड वेव को थोड़ा सा अलग टर्म लेके चलना कि ये टर्म किसने कॉइन की, इंटरसेक्शनैलिटी को अलग से लेके चलना कि ये टर्म किसने कॉइन की, क्योंकि ये दोनों चीज़ें भी आपको याद रखनी हैं। ये कहाँ से आया? जो भी रेडिकल वालों ने गलतियाँ की वहाँ से ये आया। 1990 से लेके उसके बाद तक ये चलता रहा। इन्होंने जितने सेकेंड वेव वालों के कोर आइडियाज़ थे सबको क्रिटिसाइज़ किया कि अरे बहन तुमने सिस्टरहुड की बात क्यों की, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ ये सेम ही चीज़ हुई है, पर तुम्हारे साथ वो सेम चीज़ नहीं हुई है बहन। तुम अमीर हो, मैं गरीब हूँ, मेरे साथ क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ है, तुम्हें क्या ही मालूम है गरीब होना क्या होता है। तो इन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया इस चीज़ को कि ऑपरेशन इज़ नॉट कॉमन टू ऑल, हर एक की अपनी अलग स्टोरी है, सिस्टरहुड इसका हल नहीं है।
इन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस ऑफ विमेन डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, जेंडर, रेस, क्लास, कास्ट, एथनिसिटी एक्सेट्रा, एवरीथिंग मैटर्स, नॉट ऑल वेमेन आर सेम। अच्छा, अगर आप सिर्फ जेंडर की भी बात करो, या आप सिर्फ एक ही रेस की बात करो, या फिर आप एक ही एथनिसिटी की, एक ही कास्ट की बात करो, एक ही क्लास की बात करो, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को लेके चलो, चलो आप सिर्फ कास्ट को लेके चलो, तो क्या किसी एक कास्ट की जो महिलाएं हैं, क्या वो सभी की सभी सेम होंगी? वो सभी की सभी सेम हो ही नहीं सकती हैं। वो सभी अलग अलग सर्कमस्टांसेस से सफ़र कर रही हैं, या उनकी लाइफ की कहानी अलग अलग है, सेम नहीं हो सकती है। थर्ड वेव में 5 जो की पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि ये इंटरसेक्शनैलिटी की बात करती हैं। इंटरसेक्शनैलिटी के साथ साथ ये रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करती हैं कि विमेंस को उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स भी मिलने चाहिए, उनको हक होना चाहिए ये चीज़ डिसाइड करने का कि उनकी बॉडी पे, पहली बात तो उनकी बॉडी है, उस पे आप हावी नहीं हो सकते हो, तो एक सर्टेन बाउंड्री है। तो रिप्रोडक्टरी राइट्स का उन्होंने रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात की, अबॉर्शन की और उसकी, फिर उन्होंने इंडिविजुअल एम्पावरमेंट की बात की। इंडिविजुअल एम्पावरमेंट मतलब हर एक औरत को एम्पावर किया जाए, वो किसी भी क्लास की, कास्ट की, रेस की, एथनिसिटी की, किसी की भी हो। इंडिविजुअल एम्पावरमेंट, हर एक औरत एम्पावर होनी चाहिए, कोई भी पीछे नहीं रहनी चाहिए। सबकी बात कर रहे थे, इंक्लूसिव अप्रोच से चल रहे थे ये बहुत। फिर इन्होंने कहा कि वायलेंस अगेंस्ट विमेन, इसको ख़त्म किया जाए। ये जो औरतों पे बेवजह कभी ये दे मारा, कभी वो मारा, कभी गाली दे दी, कभी इंसल्ट कर दी, तो वायलेंस वैसे एक तरीके का नहीं होता। ये नहीं है कि सिर्फ फिजिकल वायलेंस होता है, मेंटल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस, स्पिरिचुअल वायलेंस, इसमें सब कुछ ही आता है। वायलेंस अगेंस्ट वेमेन में सभी कुछ आता है, उसमें आप सिर्फ ये नहीं चलोगे कि उसने उसको थप्पड़ मारा तो क्यों मारा। तो ये वायलेंस अगेंस्ट वेमेन की भी बात करती हैं, ये सेक्सुअल लिबरेशन की भी बात करती हैं। आप अगर आपको पॉइंट्स कम करने हैं तो रिप्रोडक्टिव राइट्स के साथ सेक्सुअल लिबरेशन को भी आप लिख के, और फिर उसको वो पैराग्राफ बड़ा हो जाएगा और तो कुछ नहीं होगा, पर हाँ, तो ये की पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये थर्ड वेव जो है ये आई कैसे, मतलब क्या प्रोमिनेंट ऐसा क्या हो गया था कि ये इसका आना बनता ही था। 1991 में एक अनीता हिल सेनेट हियरिंग हुई जो कि सेक्सुअल हरासमेंट पे बेस थी। रेबेका वॉकर्स ने इस पे आर्टिकल लिखा। एक्चुअली अनीता हिल के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई थी, तो अच्छा जो आदमी था वो कन्विक्ट भी हो गया था, सब कुछ हो गया। तो रेबेका वॉकर्स ने एक आर्टिकल लिखा था, बिकमिंग द थर्ड वेव, बिकमिंग, just a second, becoming the third wave by Rebecca Walkers। तो जो थर्ड वेव था उस टर्म को यहाँ कॉइन किया गया था रेबेका वॉकर्स के आर्टिकल में। सबसे पहली बार थर्ड वेव जो वर्ड है उसको यहाँ कॉइन किया गया था। अब इंटरसेक्शनैलिटी भी एक टर्म है, इसको किसने कॉइन किया था? तो इसको कॉइन किया था किम्बरले क्रेनशॉ ने। किम्बरले क्रेनशॉ ने आगे आप देखेंगे, किम्बरले क्रेनशॉ ने ये जो टर्म है इंटरसेक्शनैलिटी इसको कॉइन किया था। शी वॉज अ ब्लैक फेमिनिस्ट लीगल स्कॉलर। किम्बरले क्रेनशॉ ने विमेन शेल्टर को एग्ज़ामिन किया, जो एलए में जितने भी विमेन शेल्टर्स थे, उन्होंने ये देखा कि
जितनी मर्जी कोशिश की हो, कितने इंस्टीट्यूशन सिर्फ उन्हीं लोगों को सर्व कर रहे हैं जिनका ऑपरेशन जेंडर बेस्ड है। वो किसी और चीज़ को कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं, वो रेस को, क्लास को कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ऐसे जो विमेन शेल्टर्स हैं, वो सिर्फ उन्हीं विमेंस को सर्व कर रहे हैं जिनका ऑपरेशन जेंडर बेस्ड है, या अगर उनको और भी ऑपरेशन है तो सिर्फ जेंडर बेस्ड ऑपरेशन को ही कंसिडर किया जा रहा है। इश्यूज टेकन अप: विमेन्स एम्पावरमेंट, सेलिब्रेट डाइवर्स एंड कॉन्ट्राडिक्टरी आइडेंटिटी ऑफ विमेन, सभी विमेन एक जैसी नहीं होती हैं। फिर डेल्ट विद इश्यूज दैट लिमिट और ऑप्रेस विमेन्स पार्टिसिपेशन इन सोशल, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो विमेन को लिमिट कर देती हैं, ऑप्रेस कर देती हैं, ताकि सोशल फील्ड में वो पैर ना रख सकें। तो वो जो पार्टिसिपेशन है उसको हमें बढ़ाना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो इश्यूज़ हैं जो लिमिट करते हैं, ऑप्रेस करते हैं, उन्हें ख़त्म करना होगा। इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल लाइफ में भी पार्टिसिपेशन उनकी बढ़े। चलिए, चेंज स्टेरियोटाइप्स पोर्ट्रेड बाय मीडिया एंड लैंग्वेज। मीडिया एंड लैंग्वेज के ऊपर भी हम एक बहुत डीप थ्योरीज पे हम बात करेंगे, मीडिया और लैंग्वेज पे। तो जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि मैंने बोल दिया और वो बन गया। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे अब हम देखते हैं कि वो फेयर एंड लवली वाली ऐड आती है। फेयर एंड लवली वाली ऐड में क्या होता था, वो बोलते थे कि ये तो आपको गोरा कर देगी। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, ये गोरा तो करती नहीं है, तुम तो झूठ बोलते हो, कोई गोरा नहीं करती है, तो बल्कि भूत बना देती है, ऐसे बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है मुँह। तो उन्होंने फिर एक बड़ी मिडल सी टर्म यूज़ करनी शुरू कर दी कि फेयर एंड लवली नहीं, अब क्या टर्म थी मैं भूल गई, अच्छा जो भी टर्म थी, फिर उन्होंने बड़ी जर्नलाइज्ड सी टर्म यूज़ करनी शुरू कर दी कि भाई हम नहीं क्लेम कर रहे हैं कि फेयर एंड लवली तुम्हें गोरा करेगी। तो लैंग्वेज का बड़ा फ़र्क पड़ता है। और फिर फेयर एंड लवली, फिर उधर फेयर एंड हैंडसम आ गया कि अच्छा, अगर विमेंस को ये वाली फ्लावर्स की ज़रूरत है तो उधर फेयर एंड हैंडसम में चारकोल इन्फ्यूज्ड क्रीम की ज़रूरत है भाई आदमी के लिए। अच्छा, अगर विमेंस की अगर हम बात करें तो जितनी भी लॉन्जरी है, जितनी भी ड्रेसेस हैं, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं, उसके लिए हमें बहुत सुंदर सी नारी चाहिए। और जितने बड़े हैवी काम हैं मीडिया में, जितने भी हीरो के रोल्स हैं और जितने भी प्रोटैगनिस्ट के रोल हैं, वो सभी मेल्स के पास जाएंगे। तो मीडिया और लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को बढ़ावा प्रमोट कर रही थी, उस इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रही थी, अभी भी कर रही है। खैर, कौन सा कुछ अभी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, सारा कुछ भी चेंज नहीं हुआ, अभी भी कर रही है। तो celebrates emotions and experiences that traditionally have been labeled as unfeminine. ये इसका मतलब ये है कि अगर मुझे किसी ने बोला है कि भाई तुम्हें पता है कि ये लड़कियां ऐसे गुस्सा नहीं करती हैं, तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम चुप रहो, तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम गुस्सा पी जाओ, तो वो कहती हैं कि नहीं, हम गुस्सा पिएंगे नहीं, हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मतलब आ रहा है, मैं चीखूंगी, मैं चुप नहीं बैठूंगी। जितने मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जिनको ट्रेडिशनली बोल दिया गया है कि ये अनफेमिनाइन है, जो भी इमोशंस हैं अनफेमिनाइन है, मैं उस सबको सेलिब्रेट करूँगी, क्योंकि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ। मैं फीमेल हूँ क्योंकि आपने मुझे एक जेंडर असाइन किया है, पर उससे पहले मैं एक ह्यूमन हूँ, मेरे अंदर भी वो चीज़ें, वो इमोशंस, वो एक्सपीरियंसेस मेरे अंदर भी हैं। आउटकम्स क्या हुए? इन्होंने बड़ी यूनिटी अप्रोच जो है इनकी, वो रेडिकल वालों की, ये तो इन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया। कहते कि भाई ना, ये नहीं काम चलेगा। अलायंस अप्रोच था, उसे अडॉप्ट किया कि भाई जितने भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं आपस में हाथ मिलाएंगे और फिर लड़ेंगे अपनी लड़ाई।
इन्होंने कहा कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, पर्टिकुलर आइडेंटिटीज़ में। कभी भी ये चीज़ नहीं सोची जाएगी कि यार चलो छोड़ो, क्या ही बात करनी है मैक्सिकन औरतों के बारे में, क्या ही बात करनी है एशियन विमेंस के बारे में, उनका तो ये चलता ही रहता है। तो अगर आप बात कर रहे हो तो आप सबकी बात करोगे, आप किसी के आइडेंटिटी को लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, आपके लिए सभी सेम होने चाहिए। फिर प्रमोटिंग एन अप्रोच टू फेमिनिज्म दैट एलिवेट्स द मोस्ट ऑप्रेस्ड विमेन। अब इसका मतलब क्या है, ये तो बड़ा आसान है। इसका मतलब ये है कि ऐसी अप्रोच, इंक्लूसिव अप्रोच, जो हर विमेन को ऑपरेशन से बाहर निकालती है, जो कि बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड है। और उसमें तो कोई भी हो सकती है, एक दलित विमेन भी हो सकती है, फिर वही बात होगी, ब्लैक विमेन भी हो सकती है, मैक्सिकन भी हो सकती है, फ्रेंच विमेन भी कोई भी हो सकती है। तो जो सबसे ज़्यादा ऑप्रेस्ड विमेन हैं उनके लिए भी काम किया जाएगा। तो किसी के लिए भी ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा कि भाई सिर्फ जेंडर बेस्ड ऑपरेशन है। वो चीज़ रेडिकल में रह गई, वहीं भूल जाओ, ख़त्म कर दो वहीं पे। चैलेंज, इनमें लिमिटेशंस तो नहीं कहेंगे क्योंकि अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं। लिमिटेशंस तब होगी अगर ये ख़त्म हुई होगी, पर अभी भी इंटरसेक्शनैलिटी जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। चैलेंज ये था कि पॉलिटिकली ये इतनी एक्टिव नहीं थी कि ये एक रेडिकल सोशल चेंज लेकर आए। ये सोशल लेवल पे बात करती थी, ये पॉलिटिकल लेवल पे इतनी वो एंगेज्ड नहीं थी, उतनी विलिंग नहीं थी कि एक रेडिकल सोशल चेंज लेके आया जाए। वो इंक्लूसिव सी बात करती थी। उनके लिए ग्रे रंग भी था, उनके लिए सिर्फ काला रंग नहीं या वाइट रंग नहीं था, उनके लिए ग्रे रंग भी था कि नहीं यार, फाइंड अ मिडिल ग्राउंड यार। फिर ये फोकस करती थी, फोकसेस ऑन आइडेंटिटी इश्यूज विच इज़ नॉट अ यूनिवर्सल कंसर्न। आइडेंटिटी इश्यूज तो किसी के यूनिवर्सल कंसर्न नहीं है। अब मैं पंजाब से हूँ तो मेरे तो अलग ही इश्यूज़ हैं, अभी कोई राजस्थान से उसके अलग इश्यूज़ हैं। आइडेंटिटी टू आइडेंटिटी फ़र्क पड़ता है क्योंकि कम्युनिटी टू कम्युनिटी भी फ़र्क पड़ता है। तो भाई आइडेंटिटी इश्यूज़ तो यूनिवर्सल कंसर्न नहीं है। इस चीज़ पे फोकस करने की बहुत नहीं, मैं उल्टा कह गई ना, फोकस इज़ ऑन आइडेंटिटी इश्यूज़ विच इज़ नॉट अ, हाँ, तो उन्होंने आइडेंटिटी इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस रखा कि वो यूनिवर्सल कंसर्न नहीं है। फिर critics argued that third wave feminists do more damage than good by equating women's sexuality with power. इन्होंने गुड़ गोबर ही कर दिया, सब कुछ खिचड़ी कर दिया इन्होंने। ये क्रिटिक्स का कहना था, मेरा कहना नहीं है। ये कहते कि इन्होंने सुधारना तो क्या था, इन्होंने मतलब अभी हम वो ऊन के छल्ले को हम अभी सुलझा ही रहे थे, इन्होंने गुत्थम गुत्था कर दिया सब कुछ। अब ये हिल गया काम, अब समझ नहीं आ रहा है कि कौन से सिरे से पकड़ूं मैं इसको, कहाँ से कौन सा थ्रेड जो है सुलझाऊं। सब कुछ उलझ गया, ये और गड़बड़ हो गई है। क्यों? क्योंकि ये हर आइडेंटिटी को बीच में, हर कम्युनिटी को बीच में लेके आ रहे हैं। अब कम्युनिटी के कंसर्न्स इतने वाइडली, इतने जल्दी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। उन क्रिटिक्स को लगता था कि अगर हम एक चीज़ को ख़त्म करेंगे फिर हम दूसरे को पकड़ेंगे, फिर तीसरे को पकड़ेंगे, हम एक ही साथ सबको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। पर एक औरत के साथ तो एक ही साथ वो सब चीज़ें चल रही थी ना, तो बात भी एक ही साथ करनी पड़नी थी। अब फोर्थ वेव आती है। फोर्थ वेव जो आती है, फोर्थ वेव में ज़्यादा जो है ऑनलाइन प्रेजेंस का जो है आपको देखने को मिलेगा कि जब फेमिनिस्ट्स टेक सेवी हो गई, जब इन्होंने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, थ्रेड्स और ऐसी और बहुत सी जगहों पे जब इन्होंने एक्टिव होना शुरू कर दिया, जेंडर इश्यूज़ इन्होंने वहाँ पे रखने शुरू कर दिए, अवेयरनेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर दूर तक वर्ल्ड वाइड फैलानी शुरू कर दी, तब जेनिफर
बाumgartner ने कहा कि अब फोर्थ वेव आ गई है फेमिनिज्म की। 2008 से लेके प्रेजेंट तक अभी तक चल रही है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है। अब हर एक इंसान टेक सेवी है, मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, आई नो, पर जिनके पास है एक्सेस उनके पास है एक्सेस। तो अभी भी यू सी, चाहे वो फेक ही हो, पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे सब कुछ चलता है। सो अभी कुछ हुआ भी नहीं होता, अभी 2 साल पुरानी भी वीडियो होगी ना, वो अगर आज भी वायरल हो जाएगी तो कोई पता नहीं, वो बेचारे इंसान को पकड़ के फिर कोई पीट देगा कि तूने ऐसे चोरी करके आया है, तो वो कहेगा भाई 2 साल पहले की थी, तुम अभी भी पीट रहे हो। तो ज़्यादा ही टैक्सी भी हो गए हम। तो वही फीमेल इश्यूज़, फेमिनिस्ट इश्यूज़ को जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रख कर वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी में हमने रीच करने की कोशिश की, तो हमारी फोर्थ वेव जो है वहीं से स्टार्ट हो जाती है। इनर अवेकनिंग एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल विमेन ट्राइज टू रिजॉल्व इश्यूज रेस्ड बाय फेमिनिज्म। जितने भी फेमिनिज्म के इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की, और इस चीज़ को भी समझने की कोशिश की कि जो ये इंटरडिपेंडेंस है मेल और फीमेल का, इस रिलेशनशिप को भी उन्होंने समझने की कोशिश की कि सिर्फ मेल्स विमेन पे डिपेंडेंट नहीं है या विमेन मेन पे डिपेंडेंट नहीं है, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। उस रिलेशनशिप को समझ के चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश की। फिर इन्होंने कहा कि ज़्यादा फोकस जो है इंटरसेक्शनैलिटी पे किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी ऐसे नुक्सन कॉर्नर्स हैं जहाँ पे अभी भी बहुत कुछ चलता है और वहाँ पे सुनवाई नहीं है। तो इंटरसेक्शनैलिटी की बात इन्होंने की। एक्नॉलेजेस मल्टीपल आइडेंटिटीज़ अलॉन्ग विद जेंडर आइडेंटिटीज़। उन्होंने कहा कि मल्टीपल आइडेंटिटीज़ भी हैं, रेस, कास्ट, क्लास एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जेंडर आइडेंटिटीज़ भी है, ए सेक्शुअल, पैन सेक्शुअल, मेल, फीमेल, मतलब ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, LGBTQI A प्लस। तो इन्होंने दोनों को एक्नॉलेज किया। इस दौरान जो 4 की पॉइंट्स हैं, वो ये 4 की पॉइंट्स हैं। इंटरसेक्शनैलिटी, इंटरनेशनलिज्म, कि जितनी बात है, जितनी अवेयरनेस है, जितनी आवाज़ है, दुनिया की हर कोने में जानी चाहिए, ग्लोबली पहुंचनी चाहिए। इंटरनेशनलिज्म, फिर सॉलिडारिटी, कि हाथ से हाथ मिला के हर कोई चलेगा। वो क्या गाना था, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर समथिंग समथिंग समथिंग, मतलब कहने का मतलब ये था कि भाई टीम वर्क, सॉलिडारिटी, एक दूसरे के लिए स्टैंड लो। तो सॉलिडारिटी की इन्होंने बात की। फिर डिसेंट्रलाइजेशन की इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि अगर हम हर जगह पर अवेयरनेस फैलाएंगे तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि चाइना में ही ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी होंगी, इवन इंडिया में भी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी बनाई जाएंगी जो औरतों के लिए काम करेंगी। पहले सेक्सुअल हरासमेंट की बात कहाँ होती थी, फिर इंडिया में भी सेक्सुअल हरासमेंट की बात होने लगी। अब हर ऑफिस में सेक्सुअल हरासमेंट की बात होती है कि एक सेक्सुअल हरासमेंट की कमेटी होनी चाहिए। ऐसे ही उन्होंने कहा कि ग्लोबली जब आप हर नूक एंड कॉर्नर में आप रीच करेंगे, अपना अवेयरनेस बढ़ाएंगे, तो हर एक एरिया में, हर एक स्टेट में विमेंस के लिए काम किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएंगी जो विमेंस के लिए काम करेंगी, उनकी पोजीशन को अपलिफ्ट करने के लिए। तो उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन का भी जिक्र किया। एक मूवमेंट है जो बड़ा अच्छा, फेमिनिस्टिंग भी एक मूवमेंट है, हॉला बैक भी एक मूवमेंट है, पर जो सबसे प्रोमिनेंट मूवमेंट है जो हमें बहुत ज़रूरी चाहिए वो है मी टू मूवमेंट। मी टू मूवमेंट क्यों चाहिए हमें, बहुत ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, क्योंकि मी टू मूवमेंट जो है 2017 से आग की तरह फैला है, #MeToo। पर मी टू मूवमेंट 2017 में ही नहीं आया था, मी टू मूवमेंट 2006 में आ गया था, और इसको लेके आने वाली महिला का नाम था तराना बर्क। इन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट की बात की थी, सेक्सुअल अब्यूज़ की बात की थी, स्पेशली यंग गर्ल्स
के अब्यूज़ की बात की थी उस टाइम पे 2006 में। 2017 में फिर मी टू मूवमेंट, हैशटैग मी टू मूवमेंट, फिर जब सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया फिर वो हैशटैग मी टू मूवमेंट हो गया था। तो ये बहुत कम लोग सोचते होंगे कि मी टू मूवमेंट अभी अभी आया है, पहले का नहीं सोचते होंगे। हॉला बैक मूवमेंट, अगर किसी ने आपके साथ कुछ किया है तो भाई वापसी जवाब दे दो, फेमिनिस्टिंग मूवमेंट। फिर इसकी जो फाउंडेशनल टेक्स्ट है इस वेव की वो है ऑल द रिबेल विमेन, मूवमेंट दैट इज़ कनेक्टेड थ्रू टेक्नोलॉजी। ऑल द रिबेल विमेन लिखी थी कीरा कोचरेन ने, और बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट है ये। 2013 में लिखा गया था, 13 ऊ लग रहा है ना, छोटा ऊ, चलो एनीवेज। और इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है फोर्थ वेव। एक वो ना मेरे दिमाग में स्टक कर गया है वो वाला पॉइंट, थर्ड वेव वाला, फोकसेस ऑन इंटरनेशनल इश्यूज विच इज़ नॉट अ यूनिवर्सल कंसर्न। ये भी एक चैलेंज था इनके लिए। मुझे कहना कुछ और चाहिए था, मैंने कह कुछ और दिया। वो ये था कि इन्होंने आइडेंटिटी इश्यूज पे फोकस रखा, पर वो एक यूनिवर्सल कंसर्न नहीं था, वो इंडिविजुअल कंसर्न था। तो ये भी इनके लिए चैलेंज था कि ये कैसे इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ पे ध्यान दे के और ये विमेंस के लिए, विमेंस की पोजीशन को अपलिफ्ट करेंगी, उनके लिए इक्वल राइट्स, वो चीज़ लेके आएंगी जिससे वो अपलिफ्ट होंगी। वो बहुत सारे एक्ट्स, बहुत सारे लॉज, बहुत सारे राइट्स ऐसे हैं जो अभी भी विमेंस को मिलने हैं। वो कैसे आएंगे अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा वेव्स का सफ़र। नेक्स्ट लेक्चर में वैसे तो मेरा दिल है स्ट्रीम्स शुरू करने का, पर हो सकता है कि मैं जेंडर स्टडीज़ के या विमेन स्टडीज़ के की कंसेप्ट्स शुरू कर दूं, क्योंकि कहीं को भी जा सकती है चीज़, कहीं को भी सरप्राइज़ देंगे हम आपको। पर मोस्ट प्रॉबेबली जोक्स अपार्ट, मोस्ट प्रॉबेबली स्ट्रीम्स पे बात की जाएगी। स्ट्रीम एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मेरे को एक सेकंड थॉट आ रहा है कि मैं आपको जेंडर स्टडीज़ के की कंसेप्ट्स करा दूं, ताकि जब आप स्ट्रीम्स में अंदर घुसेंगे ना एक बारी, तो जब आप स्ट्रीम में घुस जाएंगे तो वहाँ पे वो की कंसेप्ट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो की कंसेप्ट्स कुछ ज़्यादा नहीं है, अच्छा वो है भी, मतलब ग्लॉसरी नहीं होती है बुक के पीछे ग्लॉसरी, वो की कंसेप्ट है। ग्लॉसरी मतलब वो एक वर्ड दिया होता है फिर उसकी डेफिनेशन होती है, तो वैसा टाइप समथिंग। तो मेरी इच्छा ये है कि की कंसेप्ट्स पे हम काम करें पहले, और फिर हम स्ट्रीम्स को कंसिडर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंटरटेनिंग लगी हो, आपको कुछ समझ आया हो तो लाइक कीजिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि और भी कोई है जिसको ये टॉपिक जानना चाहिए, जिसको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो उनके साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर छोड़ दीजिएगा। अच्छा लगेगा अगर आप अपने रिव्यूज़ देंगे, तो चाहे वो अच्छे हो बेकार हो, तो हमें इम्प्रोवाइज़ करने का भी एक मौका मिलेगा। अगर अच्छे होंगे तो हमें अच्छा लगेगा, अगर बुरे होंगे तो हम इम्प्रोवाइज़ कर लेंगे। और हाँ, इसके जो PDF नोट्स हैं इस लेक्चर के, आपको पॉलिस डायलेक्टिक टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको और भी कोई नोट्स चाहिए होंगे या कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक, आपको कुछ कॉन्सेप्ट के रिलेटेड आपको कुछ चाहिए होगा, या दोबारा से किसी चीज़ पे क्लैरिफिकेशन, या आपको एक डिटेल्ड लेक्चर चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वील श्योरली हेल्प यू इन दैट। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
और टेलीग्राम के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, पॉलिस्टाइलेक्टिक। वहाँ पे आपको PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।